जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक राज। आशा करता हूं कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और हम लोगों की टीम के द्वारा, हमारे द्वारा जो भी यथासंभव प्रयास है आपके लिए किए जा रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो वेबसाइट पे हो। कल वेबसाइट भी ओपन हो गया और वेबसाइट पे भी आप अपने परीक्षा को दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन वीडियो पड़ चुका है। आप अपनी तैयारी को यहाँ से करिए। जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं 100 प्रश्नों का सेट प्रत्येक सेट में पढ़ रहा है और जहाँ से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, चाहे वो आरपीएफ रूल का हो, आरपीएफ एक्ट का हो, या अदर माइनर मेजर एक्ट हो, या आपका बीएनएस बीएनएसएस जो भी है आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग, और आपके बिल्कुल जिस तरीके से परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए और पूरा सेट तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग इस पे अपनी तैयारी कीजिए। एक चीज और देखने में आई है कि जहां 100-200 प्रश्न पढ़ रहे हैं, 200 प्रश्न प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, तो वहां कुछ प्रश्नों में, 1-2 प्रश्नों में मैं 0.1 ही मानिए, 1% मानिए, 1% गलती के चांसेस भी बन सकते हैं। तो उसको आप लोग जरूर रिपोर्ट करिए। उस चीज़ को जो है आप लोग लिखिए। उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन में या वेबसाइट में। उस प्रश्नों पे हम लोग उसका डीप जो है सॉल्यूशन आपको देंगे अपने समझ के हिसाब से, चाहे वो प्रश्न किसी तरीके का हो। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग आरपीएफ रूल 1987 के कुछ 40 प्रश्नों पे प्रैक्टिस करेंगे। पिछला 3 सेट आप लोगों को गया है। अभी चूंकि जो आपराधिक कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसएस, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। आपको प्रश्न मिलेंगे अब, और मैक्सिमम प्रश्न आपको जो है एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पे जो क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है या जो वेबसाइट है www.cubicsclasses.com, इस पे जो है आपको मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वो सेट मिलेंगे। शुरू के कुछ सेट में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। बाकी अब जो भी सेट बनाया जा रहा है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो आइए आज का ये सेगमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरपीएफ रूल 153 के अंतर्गत जांच प्रारंभ करने से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा औपचारिक सदस्य को कितने घंटे के पहले आरोप के मदों में एक प्रति परिदत्त किया जाता है। जैसा कि मालूम है 153 जो है ये बड़े दंडों को लागू करने की जो है प्रक्रिया है, तरीका है, बड़े दंड कैसे दिए जाएंगे। तो इसमें के बारे में दिया जा रहा है कि जो औपचारिक बल सदस्य है उसको जो है कितने घंटे पहले जो है आरोप पत्र की एक लिखित प्रति उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके बारे में यहां से दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि 153 का प्रोसीजर क्या है। 153 के जो मेन चीजें हैं जिसको हमको देखना है उसके बारे में आपको देख लीजिए। तो 153 का क्लॉज 5 आप देखिएगा। इसमें बताया गया है कि जांच से 72 घंटे पूर्व, जांच से 72 यानी 72 घंटे और 72 घंटे पूर्व जो है आरोपी सदस्य को जो है आरोप की एक प्रति दी जाएगी, एक प्रति आरोप की उसको दी जाएगी, और उसमें ये चीज इंगित होगा कि जांच कब से प्रारंभ होगी और किस तारीख से प्रारंभ होगी। ये दिया गया है 153 के पॉइंट 5 में। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। आइए कुछ 153 के कुछ और चीजों को भी देख लेते हैं। 153 का क्लास 6 भी देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो क्या दिया गया है 153 के क्लास 6 में? दिया गया है कि यदि जिस व्यक्ति पर आरोप है अगर वह फरार हो जाता है तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो है उस पर सम्मन की तामील की जाएगी। यह जो है सम्मन की तामील जो है, अगर वो फरार हो जाता है तो उस पर सम्मन जो है सम्मन जारी किया जाएगा और सम्मन की तामील की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा अगला देख लीजिए, कुछ और इसके पोर्शन देख लीजिए। 153 का क्लॉज 7 देख लीजिए। 153 का क्लॉज 7 क्या कह रहा है कि साक्षियों को यात्रा हेतु पास दिया जाएगा। जो भी साक्षी होंगे, साक्षियों को जो है, जो साक्षी होंगे, जो एविडेंस देने वाले लोग होंगे, उनको जो है यात्रा के लिए क्या दिया जाएगा? पास दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है 153 के पॉइंट 7 में दिया जाएगी, साक्षियों को यात्रा के लिए पास दिया जाएगा। 153 का 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 153 का जो पॉइंट 8 है, अक्सर यहां से प्रश्न बनते हैं। 153 का 8 में दिया गया है कि किसी विधि व्यवसायी को जांच के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। यानी कि किसी भी इस तरह के
किसी वकील, एडवोकेट या कोई इस तरह का विधि व्यवसायी है, उसको जो है जांच के दौरान उसको जो है नहीं लाया जा सकता है। हाँ, एक चीज की उसमें छूट मिला हुआ है कि मित्र, जो एक विभागीय मित्र है, उसको प्रतिरक्षा के लिए उसको जो है लाया जा सकता है, जो कि उसी बटालियन या उसी पोस्ट में कार्यरत हो जहां पे औपचारिक बल सदस्य के विरुद्ध जो है जांच की जा रही है। किसी अन्य मित्र को जो है प्रतिरक्षा के काम में जो है नहीं रखा जा सकता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसमें जो चीजें हैं, यहां जो प्रश्न बनते हैं, इसमें जो है किसी विधि व्यवसायी को, किसी एडवोकेट को जो है प्रतिरक्षा के लिए नहीं रखा जा सकता है। जिस पोस्ट पे जांच चल रहा है उसी पोस्ट के किसी व्यक्ति को जो है रखा जाएगा। उसमें भी कंडीशन यह है कि वह व्यक्ति जो है उप निरीक्षक रैंक या उससे नीचे के रैंक का होना चाहिए। लेकिन जो मित्र होगा उसको बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो जांच अधिकारी है उससे बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये 153 का 8 महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 153 का क्लॉज 9 देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। 153 क्लॉज 9 में कहा गया है कि नियत दिन और नियत समय पर यदि औपचारिक बल सदस्य हाजिर नहीं होता है तो एक तरफा कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक तरफा कार्रवाई शुरू, जांच रुकेगी नहीं। अगर वह नियत टाइम पे अगर उपस्थित नहीं होता है तो एक तरफा कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो आपने क्या क्या देखा, 153 के 5 में 72 घंटे पूर्व जो है औपचारिक बल सदस्य को जो है एक आरोपों की एक प्रति दी जाएगी लिखित रूप से। 153 का 6 करा, अगर वो फरार हो जाता है तो संबंध तामील की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और साथ में क्या करेंगे, साक्षी जो होंगे उनको यात्रा के लिए पास दिया जाएगा। और 153 के 8 में जो है जांच के दौरान किसी विधि व्यवसायी की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी पोस्ट का और या उसी बटालियन का कोई बल सदस्य जो कि सहायक उप निरीक्षक के रैंक के नीचे का हो, उससे ऊपर के रैंक का ना हो, और किसी अन्य मित्र की प्रतिरक्षा में कार्य नहीं कर रहा हो, उस व्यक्ति को जो है प्रतिरक्षा के लिए जो है उसको आप रख सकते हैं। लेकिन वह जो है बहस जो है जांच के दौरान बहस उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। और 153 का 9 में बताया गया है कि अगर औपचारिक बल सदस्य अगर समय से जांच में उपस्थित नहीं होता है, सहयोग नहीं करता है, तो एक तरफा कार्रवाई शुरू की जाएगी। आशा है 153 आपका तैयार हो गया होगा। 153 जो है बड़े दंड देने के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और ये सारे प्रश्न आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस पर आपको मिलेंगे, या जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिलेंगे। ये सारे प्रश्न स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं। और ये प्रश्न जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको हमारा प्रयास है कि एक प्रश्न में आपको लगभग पूरे जो है सेक्शन है इसको तैयार करा दिया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस पे सारी चीज़ों को बताना पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला प्रश्न है, रैंक में कमी का दंड अधिरोपित करते समय उस रैंक के नीचे के रैंक में अवनति नहीं की जा सकती जिस पर किसी बल सदस्य की प्रथम नियुक्ति की गई थी। यह किस नियम में दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 157 के 4 या 157 का 2 या ये 157 का 1 या 156 के बारे में दिया गया है। तो आइए एक एक करके जो है सभी जो भी हमारी क्या बोलते हैं कि ये ऑप्शन है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे से हम लोग आते हैं 156 चूंकि ये घटते क्रम में है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है पदच्युति का दंड लागू करना। 156 में जो है पदच्युति के दंड को लागू करने के बारे में दिया गया है, जिसमें से इसमें दो चीजें हैं। ए में क्या दिया है? पदच्युति, और इसके एक और पार्ट है बी में दिया गया है सेवा से हटाया जाना या बर्खास्तगी। 156 में दिया गया है। अगर 157 की बात करते हैं तो 157 कर रहा है रैंक या श्रेणी में या वेतनमान में अवनति। 157 में क्या कर रहा है, और इसी के क्लॉज में ये सारी चीजें हैं। तो इसी के क्लॉज जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 में बताया गया है कि रैंक के कमी का दंड अधिरोपित करते समय उस रैंक के नीचे के रैंक में अवनति नहीं की जा सकती है। यानी कि जिस रैंक में बल सदस्य भर्ती हुआ है उस रैंक के नीचे उसकी अवनति नहीं की जा सकती जिसमें उसकी प्रथम नियुक्ति की गई थी। तो यह किसमें किया गया है? 157 के 1 में दिया गया है। और 157 आपका जो है रैंक या श्रेणी, इसका जो है आप याद कर सकते हैं, रैंक या श्रेणी या वेतनमान में अवनति, या वेतनमान में अवनति।
यह जो है मेजर पनिशमेंट के अंतर्गत होता है। और इसमें यही बताया गया है 157 के 1 में कि ये रैंक या श्रेणी या वेतनमान में उन्नति के दौरान जो है जिस रैंक पे बल सदस्य भर्ती किया गया है उससे नीचे के रैंक में उसकी उन्नति नहीं की जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सब इंस्पेक्टर में डायरेक्ट भर्ती हुआ है तो उसको जो रैंक की जो उन्नति की जाएगी तो उसको ऐसा नहीं कि इसको कांस्टेबल बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको जो है अगर ये आईपीएफ हो गया है या एएससी हो गया है तो इसको जो है मिनिमम जो है इसको एसआई के रैंक पे इसको लाके, यानी कि सबसे जो जिस पद पे यह भर्ती हुआ था उस पद पर आके इसको रखा जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 83, नियम 149 में उल्लिखित अन्य छोटे दंड को अधिरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दिया गया? द प्रोसीजर ऑफ द इम्पोजिंग अदर माइनर पेनल्टीज मेंटेन्ड इन रूल 149 इज गिवन इन रूल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है यह आ सकता है। यह जो बताया इसमें कहा जा रहा है कि जो है जो छोटे दंड है इसको अधिरोपित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। आइए एक एक रूल जो है इस पर हम लोग बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 160 में क्या दिया गया है। रूल 160 आप याद करिए, छोटे छोटे दंड देने की प्रक्रिया के बारे में, छोटे दंड देने की प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट 160 का एक देख लीजिएगा। 160 में एक ये पूछा जाता है, यह क्या है? अर्दली रूम। अर्दली रूम जो है इसको बताया गया है 160 के 1 में। और 160 का जो 3 में किया जाएगा, 160 के क्लॉज 3 में इसको बताया गया है कि अर्दली रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा। यह क्या किया जाएगा? अर्दली रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अर्दली रूम में पेशी के दौरान अर्दली रजिस्टर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 160 का 5 कर रहा है कि फटीग जो है, फटीग जो दिया जाता है, फटीग केवल कांस्टेबल को दिया जाएगा। फटीग केवल कांस्टेबल को ही दिया जाएगा। तो ये हमारे 160 के कुछ पॉइंट है, इसको देख लीजिए। 160 हमारा ये नहीं था लेकिन हमने इसमें कोशिश 160 को क्लियर किया है। अगला चलिए 159 पर देखते हैं। 159 क्या है? विभागीय कार्यवाही की फाइल। यह क्या है? विभागीय कार्यवाही की फाइल के बारे में बताया जाए कि जो विभागीय कार्रवाई जो जांच शुरू की जाएगी, जो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी उसकी एक फाइल बनाएगी जो कि नियम 159 के अंतर्गत होगा। तो ये विभागीय कार्रवाई की फाइल। नियम 158 आप सभी लोग जानते हैं। नियम 158 जो छोटे दंड देने की प्रक्रिया है। 158 क्या है? छोटे दंड देने की प्रक्रिया। यह किसमें दिया गया है? 158 में। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इसको भी आप देख लीजिए। 158 मैं यहां लिख देता हूं, 158 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? ए में दिया गया है कि कार्यवाही की लिखित सूचना, मैं ऐसे बताता हूं, जगह थोड़ा कम है। कार्यवाही की लिखित सूचना 10 दिन पूर्व, यानी कि 10 दिन पहले जो है आरोप के बारे में आरोपी को सूचित किया जाएगा। जब कार्यवाही शुरू की जाएगी तो 10 दिन पहले उसको एक लिखित जो है दिया जाएगा, मेमोरेंडम दिया जाएगा, जिसमें दिए उसको जो है उसके आरोपों के बारे में, क्या क्या आरोप अधिरोपित किए गए हैं उसके बारे में उसको बताया जाएगा। 158 का 1 कह रहा है। 158 का 158 का पॉइंट 2 क्या कह रहा है? यदि 3 वर्ष से अधिक के लिए वेतन वृद्धि को रोकने का अगर इस तरह का सरकमस्टांसेस बन रहा है तो आरोपी पक्षकार को, जो आरोपी पक्षकार हो उसकी जो है जांच जो है वह जो है उसकी प्रक्रिया जो है 153 के नजरिए से की जाएगी। यानी कि नियम 153 बड़े दंड देने की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से दी जाएगी, अगर 3 साल से अधिक उसका जो है इंक्रीमेंट रोकने का अगर प्रोविजन बन रहा है तो। अब हमारा लास्ट वन आ गया 155। तो 155 में क्या है इसको देख लेते हैं। यही चीज जो है हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, दंड का निर्धारण। 155 जो है यह क्या है? दंड का, इसमें क्या बताया गया है? दंड का निर्धारण कि जांच के बाद किस प्रकार का दंड देना है उसको इसमें किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि छोटे दंड को जो अधिरोपित करने की जो प्रक्रिया है यह किसमें दिया गया है? नियम 158 में। यह दिया गया है कि नियम 149 में उल्लिखित अन्य छोटे दंड को अधिरोपित करने की प्रक्रिया नियम 158 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आपको अगर कभी मेमोरेंडम मिला होगा तो उसमें आप देखे होंगे, लिखा जाता है उसमें कि नियम 149 में उल्लिखित जो है छोटे दंड को अधिरोपित
करते हुए नियम 158 के अंतर्गत जो है उनको जो है छोटे दंड देने की प्रक्रिया जो है शुरू की जाती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के 84 का है, परिनिंदा किस प्रकार का दंड है। कई बार ये प्रश्न आया है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि परिनिंदा किस प्रकार का दंड है। आइए हम सबसे पहले आपको जो हमारा 12 है उसमें ले चलते हैं। सबसे पहले देखिए दंड हमारे पास कौन कौन से हैं। तो बड़े दंड हो गए, छोटे दंड हो गए, अन्य छोटे दंड हो गए, छोटे मोटे दंड हो गए। 4 प्रकार के दंड है। अब इसमें जो है क्या करेंगे, परिनिंदा किस प्रकार के दंड मतलब परिनिंदा जो है किस प्रकार के दंड के अंतर्गत जो है यह आता है। तो यह जो है छोटे दंडों माइनर पनिशमेंट के अंतर्गत जो है परिनिंदा आता है, जो कि 148 का पॉइंट 3 में दिया गया है। क्या क्या है 148 के पॉइंट 3 में दिया गया है कि वेतनमान के निचले स्तर पर उतार देना। पहला इसमें पॉइंट दिया है 100 वेतनमान के निचले स्तर पर, वेतनमान के निचले स्तर पे उतार देना। 148 का पॉइंट 3 कह रहा है। इसमें ख कह रहा है 148 के क में कहा जा रहा है, ख में कहा जा रहा है कि अगली वेतन वृद्धि रोकना, इंक्रीमेंट रोकना, चाहे इसके पश्चावर्ती वेतन वृद्धि अस्थायी रूप स्थगित हो या नहीं होती है, माने वेतन वृद्धि उसको रोक देना, निश्चित अवधि के लिए पदोन्नति को रोकना, और किसी गौरव के पद से हटा देना या विशेष लाभ के पद से वंचित कर देना। तो ये जो है ये चीजें जो हैं 148 के पॉइंट 3 के ख में ये दिया गया है छोटे दंडों के अंतर्गत जो है। अब बड़े दंड देख लीजिए, बड़े दंड के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं। बड़े दंड के अंदर आपके 4 प्रकार के दंड आते हैं, जो कि बर्खास्तगी, नौकरी से हटा देना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, रैंक अथवा श्रेणी में कमी कर देना। ये बड़े दंड हो गए। छोटे दंड के बारे में जान गए, बड़े दंड के बारे में जान गए। अब छोटे मोटे दंड जो है यह कौन है, तो किसी ऐसे रकम का जुर्माना जो 7 दिनों के वेतन से अधिक का ना हो, क्वार्टर गार्ड में बंद करना, जो ड्रिल दंड, अतिरिक्त पहरा ड्यूटी, फटिग ड्यूटी या कोई अन्य ड्यूटी के रहित या सहित 14 दिनों के कारावास का हो, और ग जो है यह दिग्दंड हो गया, फटकारना या झिड़कना। ये सारी चीजें जो है किसमें आ गई, यह अन्य छोटे दंडों के अंतर्गत आ जाती है। अब अन्य छोटे दंड के अंतर्गत जो है छोटे मोटे दंडों के अंतर्गत क्या, पीटी पनिशमेंट के अंतर्गत जो है यह 148 के पॉइंट 5 में इसको 148 के पॉइंट 5 में अन्य छोटे दंड दिया, जिसमें निश्चित समय के लिए पास पीटीओ को रोकना, पेंशन नियमों में दिए अधिकतम पेंशन की कमी कर देना या उसको जो है रोकना। इसके बारे में ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो हमारा प्रश्न था, प्रश्न से थोड़ा हम लग रहा है कि थोड़ा सा प्रश्न को एक बार देख लेते हैं, प्रश्न से हम लोग थोड़ा विचलित हो गए हैं। परिनिंदा किस प्रकार का दंड है, हमारा क्वेश्चन यही है कि परिनिंदा किस प्रकार का दंड है। तो यह क्या है, यह छोटे दंडों के अंतर्गत जो है परिनिंदा आता है, छोटे दंडों के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। यदि कोई बल सदस्य छुट्टी से वापस समय पर अपने कर्तव्य पे नहीं आता है या अनुपस्थित हो जाता है, तो वह किसका दोषी है, किस नियम का दोषी है। क्या 146 का पॉइंट 2 है, 146 का पॉइंट 3 है, 146 का पॉइंट 4 है, या 146 का पॉइंट 5 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिए। यह बल सदस्यों के लिए जो आचार संहिता एक बनाई गई है, उसी आचार संहिता के अंतर्गत जो है ये 146 के पॉइंट 2 में बताया गया है कि यदि कोई बल सदस्य अपने छुट्टी पर समय से वापस नहीं आता है या अनुपस्थित होता है बिना आदेश के, तो वह जो है क्या है, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। वहीं अगर 146 का पॉइंट 3 देखें तो 3 में जो बताया गया है कि आदेशों का उल्लंघन, अपने से ऊपर दिए गए बल सदस्यों वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन, मैं लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको ये रहेगा। छुट्टी से समय पूर्वक वापस न आना, यह जो 146 बल सदस्यों के लिए आचार संहिता है इसके अंतर्गत दिया गया है। 146 का पॉइंट 4 भी देख लीजिए। इसमें क्या है, अविश्वासजनक आचरण, कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा कार्य जो कि थोड़ा सा अविश्वासजनक हो, अविश्वासजनक आचरण। और 146 का अगर 5 देखते हैं तो किसी बल सदस्य के प्रति दुराचार, किसी
बल सदस्य के प्रति दुराचार, यह किसमें दिया गया है 146 के पॉइंट 5 में। तो छुट्टी से समय पूर्वक वापस ना आना, यह किसमें दिया गया है 146 के पॉइंट 2 में दिया गया है। बल सदस्यों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन इसमें बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। आरपीएफ नियम 1987 के अध्याय 11 के किस नियम द्वारा रंगरूट जो प्रशिक्षणार्थी होंगे वो शासित होंगे या नहीं, किस नियम में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 132 का आप दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, 132 में दिया गया है इसके दूसरे पॉइंट में कि रंगरूटों पर अध्याय 12 क्या है, अनुशासनिक और दंडनीय दंड क्या होंगे, यह लागू नहीं होंगे। रंगरूटों पर यह लागू नहीं होंगे। ठीक, 132 के 2 पर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए, कुछ ऑप्शन है, अगर ऑप्शन पे आप कहें तो एक बार हम लोग विचार कर लेते हैं। ऑप्शन में देखिए 133 आपका निलंबन से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि किन परिस्थितियों में कोई सहायक सुरक्षा आयुक्त जो है उप निरीक्षक को और आईपीएफ जो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को निलंबित कर सकता है। लेकिन निलंबन से 3 दिन के अंदर जो है जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा। अगर अनुमोदन नहीं प्राप्त होता है तो निलंबन जो है शून्य माना जाएगा। इन्हीं चीज़ों को इसके बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे आ भी गया, असाधारण परिस्थितियों में एक सीनियर, देखिए ये हो गया, हेड कांस्टेबल व इसके नीचे के रैंक के बल सदस्य को निलंबित कर सकता है। किसमें उल्लेखित किया गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे वही है 133 के पॉइंट 1 में दिया गया है कि जो है आईपीएफ जो है यह किसको, CT2HC को असाधारण परिस्थितियों में निलंबित कर देगा। लेकिन फिर उसमें वही समस्या है कि 3 दिन के अंदर जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, 3 दिनों के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है, किसी भी बल सदस्य को कोई अधिकार नहीं होगा कि वह अपने निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति ले सके। तो चलिए आइए देख लेते हैं। 133 में क्या है, 133 में हम लोगों ने निलंबन को पढ़ा है। 143 की अगर बात करें तो 143 में हम निलंबन के दौरान बल सदस्यों का कर्तव्य, निलंबन के दौरान बल सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है 143 में। इसमें कुछ चीजें हैं, इसको जरा देख लेते हैं। 143 का क्लॉज 1 में बताया गया है कि निलंबन के दौरान उत्तरदायित्व और अनुशासन को बल सदस्य के द्वारा, निलंबित बल सदस्य के द्वारा बनाए रखा जाएगा। उसके बाद से 143 का दूसरा कह रहा है, 143 का दूसरा पॉइंट कह रहा है 143 कि निर्धारित स्थान पर हाजिरी लगाना होगा, यानी कि जो निर्धारित स्थान होगा उस पर जो है हाजिरी लगाना होगा। पहले में क्या है कि उत्तरदायित्व और अनुशासन को बनाए रखा जाएगा, और 143 के 2 में एक निश्चित स्थान बताया जाए जहां की उसको हाजिरी लगाना होगा। और 143 का क्लॉज 3 आप देख लीजिएगा, 103 में दिया गया है कि वर्दी नहीं पहना जाएगा और साज सज्जा जो है हथियार वगैरह क्या होगा, जमा करना होगा। यह जो 143 के पॉइंट 3 में दिया गया है। और 143 के पॉइंट 4 यानी कि क्लॉज 4 में दिया गया है कि वर्दी नहीं पहना जाएगा और न ही किसी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा और वर्दी नहीं पहनेगा, ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा और ड्यूटी नहीं पहना जाएगा। और 143 का 5 भी देख लीजिएगा, आरोपों से प्रतिरक्षा के लिए 143 का पॉइंट 5, आरोपों से प्रतिरक्षा के लिए क्या होगा, सुविधा दी जाएगी। आरोपों से प्रतिरक्षा के लिए सुविधा दी जाएगी। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, इसको आप लोग देख सकते हैं 143 में। तो इसी में बताया गया है 144 में देख लीजिए, 144 में जो है दिया गया है कि निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति, निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति कर लीजिए। निलंबन के दौरान इसका क्या इसमें है, यह भी महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिए। तो 144 के पॉइंट 1 को आप देखिएगा, 144 का क्लॉज 1 यहाँ पे कर रहा है कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन पर ले सकेगा। यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो है यह किसके, जो नियुक्ति प्राधिकारी है उसके उनके जो है अनुमोदन पे लिया जा सकता है। 144 का पॉइंट 1 ही ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। और 144 का पॉइंट 2 देख लीजिए, 144 का क्लॉज 2 में दे दिया गया है कि रिटायरमेंट का समय समाप्त होने पर निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको रेल नियमों के अनुसार किया जाएगा।
यानी कि रिटायरमेंट का जब समय हो समाप्त होने पर जो है निलंबन के दौरान सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो किसके किया जाएगा, रेल नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो इस प्रश्न तो इसका सही आंसर जो है हमारा जो है 144 हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर 144 में जो है यह बताया गया है कि 144 के पॉइंट 1 में ही बताया गया है कि किसी भी बल सदस्य को अधिकार नहीं होगा कि वह अपने निलंबन के दौरान स्वेच्छा सेवानिवृत्ति यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सके। अब 145 को भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं सरसरी नजर से, क्योंकि 145 भी महत्वपूर्ण है। इसमें आचरण को शासित करने वाले नियम, आचरण को शासित करने वाले नियमों के बारे में यहां बताया गया है। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 144 के अंतर्गत जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं लिया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया। अगला प्रश्न है, यदि कोई बल सदस्य पर्याप्त कारण के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो यह जो है आचार संहिता के किस नियम का उल्लंघन करता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 146 का 8 जो है बल सदस्यों के लिए जो आचार संहिता है तो 8 में किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है बिना वजह के जो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो यह क्या होगा, यह उल्लंघन होगा। 146 के पॉइंट 8 का 146 के 8वें पॉइंट का उल्लंघन होगा। बाकी 5, 2 और 3 पे हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं 146 के। और अगला देखते हैं। आप लोग अपने कमेंट वगैरह भी देते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन हो, और आप लोगों के मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए मेहनत कर सकेंगे, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बना सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है और ये सारी पॉसिबल हो पाता है आपके पॉजिटिव सपोर्ट के पर ही। और जो है एक बार मैं पुनः कहूँगा कि आप लोग जरूर जो है क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट लगाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर 40 सेट आप हल कर लेंगे तो आप अपने परीक्षा को क्रैक करने में जो है अपने परीक्षा को लेकर आप आश्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है करंट से लेके और हर एक चीज़ को उसमें अपडेट किया जा रहा है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। यदि कोई बल सदस्य अपने विधिपूर्ण गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है तो वह आरपीएफ नियम के किस नियम का अपराधी होगा। क्या 147 का 8 है, 147 का 9 है, 147 का 3 है, नन ऑफ दिस। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, 147 के पॉइंट 9 होना चाहिए। आइए एक बार जो है ऑप्शन को एक बार देखते हैं, फिर जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए 147 में दिया गया है कि नामांकित बल सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित अपराध, कर्तव्यों से संबंधित अपराध, तो ये तो होगा नहीं, ये तो यहीं पे ये हो जाता है कर्तव्यों से संबंधित अपराध। 147 का जो पॉइंट 9 है इसमें दिया गया है कि यदि कोई बल सदस्य अपने विधिपूर्ण गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है तो आरपीएफ नियम 147 के पॉइंट 9 के अंतर्गत जो है वह जो है रेलवे सुरक्षा बल नियम के उल्लंघन का दोषी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है। सुरक्षा न्यायालय की शक्तियों के बारे में तो आइए ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पर विचार करते हैं। 165 में क्या दिया गया है इसके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। तो 165 में दिया गया है डेपुटेशन पर नामांकित बल सदस्य के संबंध में प्रावधान, यानी कि यदि कोई नामांकित बल सदस्य, इसको मैं MOF लिखता है, मेंबर ऑफ फोर्स, अगर कोई MOF जो है अगर डेपुटेशन पर जाता है तो उसका क्या प्रावधान होगा किसी दूसरे विभाग में। जैसे कि डेपुटेशन के लिए समय समय पर मांग आती रहती है, आपने देखा होगा। तो कोई मेंबर ऑफ द फोर्स अगर डेपुटेशन पे जाता है तो उस समय में उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रावधान होंगे, उसके बारे में बताया गया 165 में। अगर वहीं 166 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि सेवा पुस्तिका में दंड की प्रविष्टि दर्ज करना। जो सेवा पुस्तिका होता है, जो APR होता है, सेवा पुस्तिका में जो है दंड की जो है प्रविष्टि को जो है उसमें क्या करना, इंक्लूड करना, इसके बारे में कहा जा रहा है। अगर 168 की बात करें तो 168 जो है सुरक्षा न्यायालय का गठन और उसका संविधान। सुरक्षा न्यायालय की, हमारा प्रश्न है सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां आरपीएफ नियम शक्ति दिया है, इसमें गठन के बारे में दिया गया है। सिक्योरिटी कोर्ट जो है, सिक्योरिटी कोर्ट के गठन के बारे में दिया गया है 168 के में। तो 168 को आइए जब देखते हैं तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 168 का पॉइंट 1 मैं यहां लिखता हूं, 168 का क्लॉज 1, 168 का क्लॉज 1 कह रहा है कि ADG यानी कि सहायक महानिदेशक, सीनियर कमांडेंट और
कमांडेंट का और कमांडेंट इसका जो है क्या हो, एक जो है पैनल होगा, एक पैनल होगा जिसमें एडीजी, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट रैंक के अधिकारी होंगे। यह जो है क्या होगा, सुरक्षा न्यायालय का पहला पॉइंट इसमें 168 के पॉइंट 1 में दे दिया गया है। 168 के पॉइंट 2 में भी दिया गया है। तो अब इसके गठन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो 168 के 2 में करा है कि 2 अन्य बल सदस्य होंगे जिसमें से एक अभियोजन का हो सकेगा और जो पर्यवेक्षक होगा। इसमें 2 बल सदस्य और होंगे जिसमें से एक जो है क्या होगा, अभियोजन से होगा और एक बल सदस्य कौन होगा, एक जो है क्या होगा, पर्यवेक्षक होगा। जो वर्दी धारण नहीं करेगा वो सादे वर्दी में रहेगा, पर्यवेक्षक एक होगा। तो 168 का पॉइंट 2 हो गया। और 168 का पॉइंट 3, 168 का पॉइंट 3 सुरक्षा न्यायालय गठन से संबंधित है। तो इसका तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, एक पीठासीन अधिकारी और एक पर्यवेक्षक होगा जो निर्धारित वर्दी में रहेगा। एक पीठासीन और एक पर्यवेक्षक जो सादे वर्दी में रहेंगे। तो ये 168 के गठन की प्रक्रिया है मोटा मोटी। और वहीं 169 की बात करें तो 169 में क्या कह दिया गया है कि सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां, जो हमारा प्रश्न पूछा है, सिक्योरिटी कोर्ट का पावर पूछा है इसमें, सेवा सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां, यह क्या दिया है, 169 में दिया गया है, 168 में गठन दिया गया है। अब सुरक्षा न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, आइए थोड़ा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए 169 169 का क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 में 169 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि सुरक्षा न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश की पुष्टि नहीं होगी, उसे तत्काल लागू किया जाएगा। यानी सुरक्षा न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश या जो भी दंडादेश होगा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, उस पर तत्काल जो है क्या किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको तत्काल लागू किया जाएगा। और 169 का पॉइंट 4 देख लीजिए, 169 का पॉइंट 4 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि अपील जो है, इसमें अपील जो है किसको किया जा सकता है। इसमें यहाँ प्रश्न बन सकता है कि एक सुरक्षा न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत में जो अगर आरोप के संबंध में दंडादेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है, तो यह अपील की जाएगी पीसीएससी के पास जो है अपील की जाएगी। तो 69 को आपने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अर्थ में न्यायालय समझा जाएगा। यानी कोर्ट के संबंध इसको पावर दिया जाएगा। तो कोर्ट के संबंध इसको पावर तो हमको नियम 30 के अंतर्गत ही मिल जाता है, जिसमें कि एडीजी सीनियर कमांडेंट जिन्होंने 7 साल की सर्विस पूर्ण कर ली हो, उनको जो है क्या है, उनको जो है मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जब उनको मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं तो सुरक्षा न्यायालय का पैनल भी इन्हीं तीनों चीज़ों से बनता है। तो यह जो है एक न्यायालय के समक्ष इसको समझा जाएगा। तो इसको हम लोग जरा देख लेते हैं, इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सेक्शन 345 और 346 के संदर्भ में जो है, यह जो है के संदर्भ में जो है क्या है, यह जो है न्यायालय समझा जाएगा। यह सीआरपीसी की धारा 345 और 346 है, इसके अंतर्गत जो है इसको न्यायालय के संबंध, इसको जो है क्या समझा जाएगा, इसको न्यायालय समझा जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 175 में क्या उल्लिखित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 175 को देख लीजिए एक बार, क्या उल्लिखित है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसको बल अभिरक्षा हम लोग सामान्य 175 में बल अभिरक्षा पढ़ते हैं, यानी कि फोर्स कस्टडी इसको पढ़ा जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में देखते हैं। विचारण के लिए सीमा काल, दंड, आरोपों का अन्वेषण होता है और इसमें बल अभिरक्षा। तो 175 में क्या है, बल अभिरक्षा है, जिसको पहले ही क्लियर हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निलंबन आदेश के विरुद्ध कोई बल सदस्य किसे अपील कर सकता है, यह आरपीएफ नियम के किस नियम में दिया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहला हम जो ऑप्शन 211, आपने 211 देखा होगा, 211 में जो है यह जो है अपील किया जाता है। तो किस तरह का इसमें क्या प्रोविजन है इसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। 110 में जो है आपको अर्जी दी जाती है, कोई अगर कोई सजा दी जाती है उसके खिलाफ अर्जी दी जाती है,
और उसके विरुद्ध जो है अर्जी प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को दिया जाता है, जिसको 30 दिनों के अंदर पर्याप्त कारण के बिना उसको अर्जी 30 दिनों के बाद भी अगर पर्याप्त कारण के आधार पर जो है 30 दिनों के बाद भी वो अपील को सुनवाई किया जा सकता है। यह 210 का प्रोविजन है। और 211 की अगर बात करें तो 211 में बताया गया है कि निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील, तो यह अपील किसको की जाएगी, तो जो जिस अधिकारी के द्वारा जो है दंड दिया गया है उस अधिकारी के ऊपर रैंक के अधिकारी के पास इसका जो है अपील किया जाएगा। अगर सेम रैंक का केस हो, सेम रैंक का केस हो तो उससे ऊपर वाले जो अधिकारी होंगे उनके पास जो है यह जो है अपील की जाएगी। अगर 170 की बात करते हैं तो 170 में आपका दिया गया है कि आरोपों का अन्वेषण। चलिए हम 211 को भी 211 को भी लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में जो है थोड़ा सा देखने में इसको ये रहेगा। तो निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील इसमें जो है 211 में है। निलंबन जो सस्पेंशन का आदेश है उसके विरुद्ध अपील के बारे में इसमें दिया गया है। अगर 208 की बात करते हैं तो 208 में क्या दिया हुआ है, तो 208 में दिया है आपका वारंट के बारे में दिया गया। 208 में क्या दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। 208 में क्या दिया गया है, वारंट के बारे में दिया गया है। और वारंट में क्या बताया गया है कि इसका एक होता है ए में जो है, इसके ए में जो है फार्म क जो किससे संबंधित है, कारागार सुपुर्दगी से संबंधित है। कारागार सुपुर्दगी से संबंध है। बी में जो है क्या गया है, फार्म ख कह लीजिए या फार्म ब कह लीजिए, दंडादेश को कम करने पर बल अभिरक्षा में वापस भेजने के लिए है। और सी में जो है, सी में क्या दिया है, तो सी में दिया है फार्म ग। तीन तरह इसमें फार्म है, तो फार्म ग में दिया गया है कि बंदी को छोड़ने के लिए जब सजा माफ कर दिया जाए तो बंदी को छोड़ने के बारे में बताया गया है। और 208 का क्लॉज 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 208 का क्लॉज 2, अच्छा हाँ, 208 का क्लॉज 2 में बताया गया कि पीठासीन अधिकारी या प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त का हस्ताक्षर वारंट पर होगा। पीसीएससी या पीठासीन, जो पीठासीन अधिकारी होगा उसका उस पर क्या है, हस्ताक्षर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा प्रश्न सही ऑप्शन जो है 211 है। नियम 211 में जो है अपील के विरुद्ध अभ्यावेदन के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी बल सदस्य को अधिनियम की धारा 9 के अधीन कोई दंड का फैसला नहीं सुनाया गया है तो उसे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा एक बार में कितने दिन बल अभिरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 175 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो है यदि किसी बल सदस्य को धारा 9 के अधीन कोई दंड अगर का फैसला नहीं सुनाया गया है तो उसे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा जो है उसके जो है अभिरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन 175 होगा। तो अगले ऑप्शन पे भी थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। इसमें जो है बल अभिरक्षा हो गया 175, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अगर 166 की बात करें तो 166 में बताया गया है कि सेवा पुस्तिका में दंड को प्रविष्टि दर्ज करना। सेवा पुस्तिका में दंड प्रविष्ट करना। अगर 168 की वही बात करें, महत्वपूर्ण जो सेक्शन है, तो सुरक्षा न्यायालय का गठन और उसका संविधान, सिक्योरिटी कोर्ट गठन व विधान के बारे में बताया गया है। और 169 में सिक्योरिटी कोर्ट का पावर बताया गया है। सिक्योरिटी कोर्ट के बारे में पावर में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है हमारा जो है रूल 175 होगा। रूल 175 में बताया गया है कि अगर दंड का कोई फैसला नहीं सुनाया गया है तो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा एक बार में जो है 7 दिनों के लिए बल अभिरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आईपीसी की धारा 193 व 228 के अर्थ में आरपीएफ नियम के किस नियम के अधीन सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण को न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा, यह किस नियम में उल्लिखित है। रूल 169 सुरक्षा न्यायालय की शक्तियों 2 में बताया गया है कि जो है सुरक्षा न्यायालय जो है इसके अधीन
जो है विचारण को न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा। यह जो किसमें 169 के 2 में बताया गया है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 97 नंबर 97 में कह रहा है कि आरपीएफ नियम 194 में कौन सा नियम वर्णित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 194 में कौन सा नियम वर्णित है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। तो 194 में बताया गया है, 194 में बताया कि सुरक्षा न्यायालय द्वारा, सिक्योरिटी कोर्ट द्वारा, सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण, इसके बारे में बताया गया है। सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण के बारे में बताया गया। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही ऑप्शन हमारा जो है यह हो जाएगा चौथा नंबर। यह देखिए गलती से 1 हो गया, ये 4 नंबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में जाएगा। सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया यह 194 में बताई गई है। चलिए और आगे चलते हैं। 98 में कोई भी बल सदस्य सुरक्षा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद सजा के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर जो है यह जो है याचिका दायर करेगा। तो यह जो है 30 दिनों के अंदर जो है कोई भी बल सदस्य अगर उसको सुरक्षा न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है तो दोष सिद्ध होने के बाद सजा के विरुद्ध याचिका जो है यह 30 दिनों के अंदर जो है दाखिल कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न 99 है। आरपीएफ नियम के अनुसूची 3 के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों में से किसे निलंबित कर सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, आरपीएफ नियम की अनुसूची 3 के अनुसार वरिष्ठ सुरक्षा में से किसे, वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त यहाँ पे होगा, वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त निम्न में से किसे निलंबित कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 आरपीएफ रूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर एसएससी जो है यह भी सस्पेंडेड ऑन। तो इसमें जो है पहला है उप निरीक्षक के रैंक तक, अप टू रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक, यह सारी चीज़ें हो गई, और अधिकारी तक, और सभी नामांकित बल सदस्यों को, ऑल इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। तो इसमें से क्या हुआ, सभी को जो है क्या करते हैं, सभी नामांकित बल सदस्यों को, ऑल इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को जो है अनुसूची 3 का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ अधिकारी जो है निलंबित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त यानी कि सीनियर डीएससी एक निरीक्षक को निम्न में से कौन सा दंड दे सकते हैं। रैंक या श्रेणी में कमी कर देना, प्रोन्नति रोकना, वेतनमान वृद्धि रोकना, या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उपयुक्त में से सभी इसका सही होगा। जो है यह जो है वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त एक निरीक्षक को जो है रैंक श्रेणी में कमी, उसकी प्रोन्नति को रोक सकते हैं, वेतन वृद्धि को रोक सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी जो है चीज़ों को रोक सकते हैं या कर सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है दंड लागू करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में बताया गया है। तो 221 में हम लोगों ने पढ़ लिया गया कि निलंबन के दौरान अपील, इसके बारे में बताया गया है। अगर 212 की बात करें तो 212 में जो है बताया गया है कि दंड लागू करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील, दंड लागू करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील। और 212 का 1 कहते हैं तो 212 के में जो है दंड लागू करने, इसमें बताया गया है कि नियम 148 149 में दिए गए दंड के विरुद्ध अपील ऊपर वाले अधिकारी को किए जाएंगे। यानी कि अगर 148 या 149 इसके अंतर्गत अगर कोई दंड दिया जाता है तो उसके विरुद्ध अपील जो है ऊपर वाले अधिकारी के पास करेंगे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने और ग्रुप में इसको पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को अपना सपोर्ट दें। और अगर आप अपने परीक्षा के प्रति आश्वस्त होना चाहते हैं तो क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको ज़रूर अपडेट कर लें, उसको अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में वेबसाइट के थ्रू भी उसको ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और सभी प्रश्नों पर हम लोग की ठीक ठाक पकड़ चल रही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपील पुनरीक्षण के निपटारे के समय सीमा निर्धारित किया गया। अपील पुनरीक्षण का कितने में किया गया है। तो यह नियम विदिन 3 मंथ 3 महीने के अंदर जो है अपील का जो पुनरीक्षण है
जो री एग्जामिन है अपील का, उसके निपटारे का समय समय कितना दिया गया है, तो 3 महीना याद रखिएगा, यह जो है 3 महीना है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 103, अपराध का मासिक पुनर्विलोकन आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम के अंतर्गत है? अपराध का मासिक पुनर्विलोकन, आइए एक एक ऑप्शन पे एक बार विचार करते हैं और फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 234 देखते हैं। 234 कहते हैं कि नगद इनाम के लिए योग्यता, नगद इनाम के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? देखिए इसमें क्या उत्कृष्ट कार्य, जैसे कि अच्छी जांच हो गया, कोई इस तरह की अनसुलझी जांच हो गया उसके बारे में, अपराधी की गिरफ्तारी हो गई, सुराग कसी, अपराधी से मुठभेड़ आदि जैसे मामलों में जो है यह क्या है, यह जो है योग्यता है नगद इनाम के लिए। इसमें साधारण अच्छा कार्य, सामान्य कर्तव्यों के पालन के लिए कोई इंसान नहीं दिया जाएगा। और 5 में दिया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रवीणता के लिए, यानी प्रशिक्षण के दौरान अगर कोई प्रवीणता होती है उसके बारे में बताया गया है, तो ये जो है इनाम के बारे में बताया गया है। अगर 238 की बात करें तो 238 में महानिदेशक का प्रशंसा पत्र और तमगे चिन्हों का प्रदान किया जाना, यह क्या है, महानिदेशक यानी कि डीजी के द्वारा तमगे व प्रशंसा पत्र दिया जाना, ये हो गया। अगर 237 की अगर बात करें, 237 में अलंकरण और पदक पुरस्कार, इसके बारे में बताया गया है। अगर 232 में जो है अपराध का मासिक पुनर्विलोकन या अपराध का जो है एमसीआर होता है, मंथली क्राइम रिव्यू। तो इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 232 में जो है अपराध का पुनर्विलोकन या जो है रिव्यू जो है किया जाता है, अपराध का पुनर्विलोकन। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। किसी भी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने में बल का प्रयोग करने से संबंधित किस नियम में उल्लिखित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने में बल का जो प्रयोग करने में संबंधित किस नियम में उल्लिखित है, तो इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रूल 244 को देखते हैं। 244 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है जांच की सीमाएं, जांच की सीमाएं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रश्न नहीं आ सकते हैं। अगर 250 की बात करें, हम 250 की बात करते हैं, तो 250 में जो है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अभियोजन, 250 में क्या है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अभियोजन, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अभियोजन दिया गया है। और पहला में इसके जो है, जो पहला हमारा पुछला है 250 का जो पहला है, इसका क्लॉज 1 में कहा गया है पद के कर्तव्यों के अधीन है तो प्रतिरक्षा किया जाएगा। यानी कि अगर कर्तव्य पद का जो है वो कर्तव्य निर्वहन के दौरान अगर है तो उसके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा, उसके लिए अधिकारी की जो है प्रतिरक्षा उसको किया जाएगा। और अगला 255 की अगर हम बात करते हैं तो 255 में बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न कई बार आता है। इसमें है संघ का सशस्त्र बल रहते हुए सुरक्षा, यह किस में दिया गया है? यह दिया गया है जो है 255 में। तो आप देख सकते हैं आपका आरपीएफ एक्ट का जो है आप 20 में देख सकते हैं, बल सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों का बचाव। अगर सीआरपीसी आप देखते हैं तो इसका एक्ट 45 आप देख सकते हैं, जिसमें संघ के सशस्त्र बलों के द्वारा किए गए कार्यों का बचाव। अगर देखते हैं, इसमें देखते हैं, तो अगर रूल में देखते हैं तो रूल में 255। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो 45, 255 और 20 को आप लोग याद रखिएगा। 20 आरपीएफ एक्ट में, सीआरपीसी में 45 और रूल में 255 में जो है क्या किया गया है? 255 में किया गया है कि
संघ का सशस्त्र बल रहते हुए सुरक्षा के बारे में बताया गया है। और 243 जो इसका पाठन पोर्शन है, तो 243 में आपको बताया गया है कि जो है विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करना, विधि विरुद्ध जमाव को क्या करना, तितर बितर करना, विधि विरुद्ध जमाव का तितर बितर करना, इसमें बताया गया। तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा प्रश्न भी वही है कि क्या चीज़ें किससे संबंधित है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 243 का पॉइंट 3 में सारी चीज़ें दी गई हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। देखिए 243 के पॉइंट 1 में दिया गया है कि मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुरोध किया जाएगा। अगर किसी विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत जो है अगर ज़्यादा भीड़ है तो मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के लिए सबसे पहले अनुरोध किया जाएगा। 143 के पॉइंट 2 में कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट न हो, अगर मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता हो, मजिस्ट्रेट न हो, तो बल के वरिष्ठ अधिकारी जो है भीड़ को तितर बितर कराएंगे और गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। दूसरे पोस्ट में है ये। और 243 का 4 में कहा गया है कि गोली चलाना, अगर गोली चलाने की नौबत आती है तो मजिस्ट्रेट के आदेश पे ही गोली चलाई जाएगी, और या यदि जीवन और संपत्ति से बचाव के लिए आवश्यक हो तभी गोली चलाई जाएगी, फायरिंग तभी की जाएगी। और 243 का क्लॉज 7 में दिया गया है कि घायलों को प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट बनवाई जाएगी या उसको जो है बनाई जाएगी, और कितनी राउंड गोलियां चली और उसका भी ब्यौरा देना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि 243 के पॉइंट 3 में जो है विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने में से संबंधित है 243 का पॉइंट 3। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल नियम में कुल जो है कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, जिसके बारे में मुख्य अनुसूचियों के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अगला है रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस अनुसूची में बल सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के पद और पदनाम है। तो यह क्या हमारा हो गया, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है, पद और पदनाम। आगे जो भी अनुसूची के प्रश्न है उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है रेल सुरक्षा बल नियम 1987 की अनुसूची 2 में क्या उल्लिखित है। अधिकारियों के पद और पदनाम बिल्कुल नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में दिया गया है, तो यह जो है किसमें है, यह जो अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस तरीके से आज का जो है यह जो है सेगमेंट जो था लगभग काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, और मुझे पता है कि लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं क्योंकि आपको जो है लंबा वीडियो देखने में थकान होता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके देने में ही अच्छा है। फिर भी ये वीडियो 50 मिनट का हो गया है, 50 मिनट प्लस का। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में आपको किसी अलग सब्जेक्ट के साथ साथ, और जो आरपीएफ रूल है इससे संबंधित लगभग प्रश्न हम आपको यहाँ से महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है उसको कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे 229 230 का कुछ प्रोविजन है, उसको भी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम तरीके से। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट को भी हल करते रहिए। प्रैक्टिस सेट में तो ये सारी चीज़ें आपको मिल ही रही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मिल रहा है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है वेबसाइट का और आपके एप्लीकेशन का सबका इसमें लिंक दिया गया है। आप वहां से जिस तरीके से आपको जैसे सूटेबिलिटी आपको लगे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप अपने आप को आपके परीक्षा के प्रति आश्वस्त रख सकते हैं। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है वो लाइफ टाइम है, बीच में आपका कोई नहीं है। एक बार आपने कोर्स ले लिया तो पूरे लाइफ टाइम आप इसको यूज कर पाएंगे, और ये चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार हो गए तो ये हो गए, फिर ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे। अगर आगे आपकी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आती है या कोई और परीक्षा आती है तो उसको उसी हिसाब से अपडेट किया जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।